हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 AC 10 के ग्रामर के क्वेश्चंस का आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो 6A फर्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो जो भी ब्रैकेट में वर्ब दिया है उसका आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है। इसका मतलब ये है, जैसे इसमें वर्ब दिया है सीक, तो सीक का आप सीक्स कर सकते हो, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सीकिंग कर सकते हो, सॉट कर सकते हो, इज सीकिंग, वॉज सॉट, इज सॉट, हैज सॉट। फॉर्म ऑफ वर्ब आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करोगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो पहला है हिज कंपनी इज, ऑलरेडी इज दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक वर्ब एडजस्टमेंट वाला रूल ये कहता है कि एम इज आर वॉज वर के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आ सकता है, मेन वर्ब यदि कोई आ सकता है, या तो वो V3 आएगा या तो वो V4 आएगा। V3 आएगा आपका पैसिव वॉइस में और V4 आएगा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जैसे ही इज बीटिंग अ चाइल्ड, तो ये हो गया आपका V4। इज के बाद V4 आया, ये टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस, ही इज बीटिंग अ चाइल्ड। अब मैं अगर बोलूं ही इज बीटन, तो इज के बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको देखना है कि V3 लगेगा कि V4 लगेगा। अब डिपेंड करता है कि आप इससे क्या समझ रहे हो, ये सेंटेंस कौन सा स्ट्रक्चर का है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये अगर आप समझ जाओगे तो आप इसमें सही वर्ब लगा सकते हो। अब हिज कंपनी यहां पर आया है, तो उसके कंपनी को लोग पसंद करते हैं या ढूंढते हैं ऐसी कंपनी को, तो हिज कंपनी इज ग्रेटली सॉट आफ्टर, तो यहां पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, V3 लगेगा। आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, ये वाले सेंटेंस में लास्ट मंथ, ये हमें इससे क्लू मिल रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम पास्ट का है, लास्ट मंथ आया है, इसीलिए आपको पास्ट में ही वर्ब को रखना पड़ेगा। अब पास्ट में क्वेश्चन उठता है कि कौन सा वर्ब रखेंगे। अब पास्ट में आप विजिटेड भी रख सकते हो, आप पास्ट का वॉज विजिटिंग भी रख सकते हो, आप पास्ट का हैड विजिटेड भी रख सकते हो, और पास्ट का हैड बिन विजिटिंग भी रख सकते हो। ये सारे वर्ब्स पास्ट के हैं और विजिट करने का काम आई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें सही आंसर जो होगा वो है विजिटेड होगा। अब ये जो विजिटेड है वो एक्चुअली सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट सिर्फ 4 केसेस में आप यूज कर सकते हो। सिंपल पास्ट 4 केसेस में यूज करोगे, उसके 4 रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूं। ये रहा सिंपल पास्ट का रूल, और सिर्फ 4 केसेस है, 4 रूल्स है, 4 सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आप सिंपल पास्ट यूज करोगे। पहला है पास्ट का फैक्ट। यदि पास्ट का फैक्ट आपको दिखाई देता है तो आप उसमें हमेशा सिंपल पास्ट यूज करोगे। जैसे प्रेजेंट के फैक्ट को आप एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो, वैसे ही पास्ट के फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल पास्ट यूज करोगे। ओके, प्रेजेंट का फैक्ट एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट, पास्ट का फैक्ट एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट। तो अब देखिए, पास्ट का फैक्ट है राम किल्ड रावणा, तो ये पास्ट का फैक्ट है, तो आप इसको सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करोगे। कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम इसको पास्ट परफेक्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राम हैड किल्ड रावण। बिल्कुल कर सकते हो, इनफैक्ट दोनों के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं। अगर हम हिंदी करें, राम किल्ड रावण है, इसका मतलब ये है कि राम ने रावण को मारा, राम हैड किल्ड रावण, इसका मतलब राम ने रावण को मारा। दोनों में मीनिंग तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है, मगर ये पास्ट का फैक्ट है तो आप इसको सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करोगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे कई पास्ट के फैक्ट हैं, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, आप ये नहीं बोलोगे कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। तो पास्ट का फैक्ट आप हमेशा सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करोगे। अब नेक्स्ट है पास्ट का टाइम। पास्ट का टाइम का मतलब होता है जैसे येस्टरडे है, अगो है, लास्ट मंथ है, 2000 है, 1996 है, तो ये सारे पास्ट के टाइम है। तो पास्ट का टाइम जो होता है, अगर आपको सेंटेंस में दिख गया तो आप उसको सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करोगे। आई टॉक टू यू येस्टरडे, आप कभी भी नहीं बोलोगे आई हैड टॉक टू यू येस्टरडे, क्योंकि ये फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यदि आपको सब्जेक्ट का टाइम दिख रहा है,
सॉरी, यदि आपको पास्ट का टाइम दिख रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप सिंपल पास्ट में ही एक्सप्रेस करोगे। अब ये वाला भी वैसा ही सेंटेंस है, इसमें लास्ट मंथ है, पास्ट का टाइम है, इसीलिए आप सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस कर रहे हो, आप इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। यदि आपको इट इज टाइम दिख जाता है, इट इज टाइम का मतलब ये होता है ये सही वक्त है, ओके। तो इट इज टाइम जब भी दिख जाता है तो उसके बाद यदि कोई सेंटेंस आता है, प्रॉपर सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस होगा। इट इज टाइम वी स्टडीड हार्ड, इसका मतलब है समय उपयुक्त है, हमें पढ़ लेना चाहिए। अब हिंदी जब हम बोलते हैं तो इसमें आता है चाहिए, मगर आप इंग्लिश में पढ़ लेना था, इस तरह से, मतलब कि सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस होगा। और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इट इज टाइम वी शुड स्टडी हार्ड, तो हमें लगता है कि एकदम सही है, मगर गलत है। इट इज टाइम वी स्टडीड हार्ड, शुड स्टडी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, यदि आपको सेंटेंस में विश, एज इफ, एज दो दिख जाता है, विश का मतलब काश, एज इफ मानो की, तो यदि आपको दिख जाता है तो आप इसमें सिंपल पास्ट में ही एक्सप्रेस करोगे, यहां पर विश नहीं होगा, विशेस होगा, ओके। अब ही विशेस द अर्थ बिलोंग टू हिम, तो इसका मतलब क्या है, काश ये पृथ्वी उसकी होती। तो जब भी हम वर्ड काश यूज करते हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मेरा विश है वो पूरा नहीं हो सकता है। काश मेरे पास मर्सिडीज होती, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो जब भी आप काश यूज करते हो तो आप ऐसा डिजायर एक्सप्रेस करते हो जो उस समय पूरा नहीं हो सकता है, जिस समय आप ये डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऑब्वियसली पूरा नहीं हो सकता है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर है, तो इसीलिए आप इसको सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करोगे, आई विश आई वर अ बर्ड। और याद रखना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ड लगेगा। आई विश आई वर अ बर्ड, ही विशेस ही वर अ बर्ड, शी विशेस शी वर अ बर्ड, दे विश दे वर अ बर्ड, ओके। तो ये 4 रूल हमेशा सिंपल पास्ट का याद रखना। पास्ट का फैक्ट सिंपल पास्ट, पास्ट का टाइम सिंपल पास्ट, इट इज टाइम सिंपल पास्ट, विश एज इफ एज दो सिंपल पास्ट। योर फ्रेंड्स फॉर यू फॉर ओवर एन आवर, अब यहां पर फॉर है और ये फॉर के बाद आपको टाइम नजर आ रहा है। तो जब भी आपको फॉर नजर आता है या सिंस नजर आता है और उसके बाद आपको यदि टाइम नजर आता है, जैसे इसमें आर है, टाइम नजर आया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अपना वर्ब को एक्सप्रेस करोगे, ओके। तो यहां पर वेट है, तो वेट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, योर फ्रेंड्स हैव क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल रहेगा, हैव बिन वेटिंग आएगा सही आंसर, ओके। नेक्स्ट, इट इज नॉट वर्थ पे, यहां पर पेइंग होगा, क्योंकि ये जीरन का रूल है स्टूडेंट्स, और जीरन का रूल बहुत इलैबोरेट है, यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि वर्थ अगर आ जाता है तो उसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो V4 आता है, ओके। नेक्स्ट, ही इज द ओनली पर्सन हु हैज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हैज के इमीडिएटली बाद, यानी हैज का मतलब 3H का मतलब हैज, हैव, हैड, इसके इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वो या तो V3 आएगा, या तो बीन आएगा, और या तो हैड आएगा। जैसे आई हैव स्टडीड, आई हैव बीन अ टीचर, आई हैड गुलाब जामुन, ओके, यानी मैंने गुलाब जामुन खाया, ओके। आई हैड एकदम सही है, आई हैव हैड वो भी एकदम सही है। तो 3H के इमीडिएटली बाद ये 3 वर्ब्स आते हैं, V3, बीन और हैड। अब स्विम वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, सपोज यहां पर वर्ब BE दिया होता ब्रैकेट में, तब आप यूज करते बीन, और यदि सपोज ब्रैकेट में हैव वर्ब दिया होता तब आप H के बाद क्या यूज करते, हैड यूज करते, मगर ब्रैकेट में स्विम दिया है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को आप चेंज करोगे V3 में, तो स्विम का हो जाएगा स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम, स्वम V3 है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, रीराइट करना है, तो यानी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलता है तो आप आंसर भी लिखोगे, साथ में रीराइट भी करोगे, ओके। तो पहला है शी फेल्ट टेरिबल अबाउट दिस टेंडेंसी, रीराइट एज एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लिखोगे तो लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देना है, अगर आप नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत तरीके से बनते हैं, एक तरीका है कि आप शुरुआत में हाउ या व्हाट लगा दो, व्हाट अ टेरिबल टेंडेंसी शी फेल्ट, हाउ टेरिबल शी फेल्ट अबाउट दिस टेंडेंसी, इस तरह से आप लिख सकते हो, हाउ टेरिबल she felt about this tendency, how terrible she felt
अबाउट दिस टेंडेंसी। ये दो वर्ड ज्वाइन नहीं होने चाहिए, अबाउट दिस टेंडेंसी। ओके, और इसके लिखने के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दोगे। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, और ये लास्ट ग्रामर का सेक्शन का वीडियो है, 20 AC 10 का है। ऑब्वियसली 20 AC 11 नहीं है हमारे पास, टोटल 10 टेस्ट पेपर्स हैं, तो ये लास्ट ग्रामर का सेक्शन है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना। अब कई वीडियोस में मैंने बताया है कि हमारे पास 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये हमारे पास 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें आपको कोई भी कंजंक्शन नहीं नजर आता है, ठीक है। अब जैसे हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। हार्ड वर्किंग पीपल एक सब्जेक्ट हुआ, सक्सीड आपका वर्ब हुआ, एकदम ये सिंपल सेंटेंस है विदाउट एनी कंजंक्शन। ओके, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंजंक्शन आपको फैन बॉयज दिखते हैं, ये रहे फैन बॉयज, और साथ में पेयर कंजंक्शन भी दिखता है। पेयर कंजंक्शन का मतलब होता है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सारे पेयर कंजंक्शन है। अगर ये पेयर कंजंक्शन होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब फैन बॉयज का मतलब क्या होता है? F फॉर, इसका मतलब बिकॉज, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो स्टूडेंट्स जिसमें इनके अलावा सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे हु है, बिकॉज है, देयरफॉर है, इफ है, अनलेस है। तो फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, दोज पीपल हु वर्क हार्ड, दोज पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, और या द पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है नोबडी कैन रियली कंसीव ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। तो जब भी आपको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड इस तरह के आते हैं, या डिग्री चेंज करने को आते हैं, या इंटरोगेटिव से असर्टिव इस तरह से भी आते हैं, तो आप उसमें मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट वॉइस में भी आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो, और स्पीच में भी आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। तो इसमें लिखा है नोबडी कैन रियली कंसीव ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। इसका मतलब ये है कि ऐसी दुनिया जिसमें गरीबी न हो, ऐसी दुनिया के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जिसमें गरीबी ना हो। इसका मतलब ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती जिसमें गरीबी ना हो, इसका मतलब तो यही है ना। तो आप जब इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो आप मीनिंग नहीं चेंज करोगे। तो इसका मतलब क्या ऐसी दुनिया है जिसमें गरीबी नहीं है? ये इसका सही आंसर होगा। कैन एनीबडी, अब नोबडी को मैंने एनीबडी में चेंज कर दिया, कैन एनीबडी। तो देखो ये वाला जो वर्ब है मैंने इसी को लिया है, और आप इसी को ही लोगे, आप विल, शुड ये सब नहीं लोगे। कैन एनीबडी रियली कंसीव ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी? ओके, नेक्स्ट, लेट अस रिजॉर्ट टू गिव आवर चिल्ड्रन द फ्रीडम ऑफ चाइल्डहुड। देखिए क्वेश्चन टैग पूरे ग्रामर के टॉपिक में सबसे इजी होता है, और बहुत इजी है क्वेश्चन टैग फ्रेम करना। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन टैग दिखता है तो बस आप स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको चिपका दो, स्टेटमेंट में जो प्रोनाउन है उसको चिपका दो, अगर प्रोनाउन की जगह नाउन है तो उसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन लिख दो, स्टेटमेंट में अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अगर स्टेटमेंट में नॉट दिखता है तो नॉट मत लगाओ, ओके, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दो। यानी क्वेश्चन टैग में आपका 3 कंपोनेंट होता है, आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, क्वेश्चन टैग होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आपको स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखे, ऐसा भी होता है, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है तो वही चिपकाना है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप 3D की मदद लोगे। अब ही स्टडीड में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है तो 3D की मदद ले लो। अब इसमें डू, डज, डिड किसकी मदद लोगे? डिड की लोगे, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए डिड की मदद लोगे। ही लिख दो, यहाँ पर नॉट नहीं है, नॉट लगा दो, अगर नॉट होता तो नॉट नहीं लगाते, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दो। मगर ये वाला रूल सब में अप्लाई होता है सिवाय ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं। तो कुछ सेंटेंस है जो वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डोंट डू दिस, ये वर्ब से शुरू है। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं उसमें ये रूल नहीं फॉलो करोगे, उसमें सिंपल सा आप लगा दोगे विल यू, ओके। डोंट डू दिस, विल यू, डू दिस, विल यू, या वोंट यू, दोनों सही है।
डोंट डू दिस में विल यू सही होगा क्योंकि इसमें नॉट है, मगर डू दिस में आप विल यू भी लिख सकते हो, वोंट यू भी लिख सकते हो। ओके, अब इसमें ही आप लेट वाला जो सेंटेंस होता है उसमें भी मैं आपको बता दूं, 3 तरीके का आपको लेट दिखता है। एक लेट मी दिखेगा, एक लेट हिम दिखेगा, लेट देम दिखेगा, लेट हर दिखेगा, कुछ भी इस तरह से, और फिर एक लेटर्स दिखेगा। लेट मी दिखेगा तो आप हमेशा क्वेश्चन टैग विल यू बनाओगे, लेट हिम दिखेगा तब भी आप क्वेश्चन टैग विल यू बनाओगे, और लेटर्स दिखेगा तो हमेशा क्वेश्चन टैग आपका शैल बी होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। तो अब आप इसमें देखोगे लेटर्स है, ओके, तो लेटर्स है, तो लेटर्स का मैंने आपको यही बताया कि शैल बी लगेगा, तो इसमें क्वेश्चन टैग शैल बी लग जाएगा। ओके, हिटलर वॉज द क्रूअलेस्ट रूलर इन मॉडर्न हिस्ट्री, चेंज द डिग्री। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, मगर ये डिग्री से हमें पता चल रहा है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अब सुपरलेटिव डिग्री है, उसको चेंज करोगे या तो आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे या तो आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्रूअलेस्ट का हम पॉजिटिव डिग्री होगा क्रूअल, इसका कीवर्ड लिख दो एज क्रूअल एज, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये रूल एक है कि हिटलर को आपको लास्ट में लेकर आना पड़ेगा। फाइन, अब यहां पर हिटलर वॉज द क्रूअलेस्ट, इसका मतलब कोई और नहीं क्रूअल था जितना हिटलर था, तो आप लिखोगे नो अदर किंग वॉज एज क्रूअल एज हिटलर इन मॉडर्न हिस्ट्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नो अदर किंग इन मॉडर्न हिस्ट्री वॉज एज क्रूअल एज हिटलर, और या मॉडर्न हिस्ट्री को आप लास्ट में भी लेकर आ सकते हो। तो जब भी चेंज द डिग्री होता है तो सबसे पहले आप डिग्री चेंज करो एडजेक्टिव का, उसके बाद उसका कीवर्ड लगाओ और फिर आप चेंज करना। ओके, इसका प्रॉपर रूल मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है। इसमें वॉइस वाला क्वेश्चन है जो हम मिस कर देते हैं। मैनी ग्रेट नॉवेल्स विल हैव बीन रिटन बाय देम, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस लिखा है, इसमें बोला नहीं है कि पैसिव वॉइस में यूज करना है कि एक्टिव वॉइस में यूज करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और पैसिव वॉइस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली ये टेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि हैव बीन के बाद टेंस में V4 आता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हैव बीन के बाद V4 आता है, मगर यहाँ पर V3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे। हमेशा याद रखना जब भी आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हो, आप कभी भी आप टाइम नहीं चेंज करोगे, यानी अगर फ्यूचर है विल है तो आप फ्यूचर में रखोगे, आप टेंस नहीं चेंज करोगे, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं चेंज करोगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रखोगे। ओके, तो अब आप देखिए इसमें है मेनी ग्रेट नॉवेल्स विल हैव बीन रिटन बाय देम, तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो देम है ये दे में चेंज होगा, तो मैं पहले दे लिख देती हूं। ठीक है, फाइन। अब उसके बाद मैं वर्ब लगाऊंगी विल हैव, दे विल हैव, फिर रिटन मैनी ग्रेट नॉवेल्स, दे हैव रिटन मैनी ग्रेट नॉवेल्स, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज स्लीपिंग, तो अब इसको स्पीच में चेंज करना है, तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के स्पीच में चेंज करते हो और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हो, आपको 3 कंपोनेंट में चेंज लेकर आना पड़ता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, राइट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपका डबल कोट्स आते हैं। ओके, इस तरह से कॉमा डबल कोट्स आएंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो होता ही है, साथ में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को ज्वाइन करने के लिए आपका कंजंक्शन भी होता है। ओके, तो आई सेड टू हिम और व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग, इन दोनों सेंटेंस को आपको ये सारे डबल कोट्स हटा के कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो कंजंक्शन आप दैट लगाओगे क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव होता तो आप इफ या वेदर लगाते, मगर आप दैट लगाओगे। ओके, दैट लगाया। रिपोर्टिंग वर्ब में आप कभी भी चेंज नहीं करोगे, प्रोनाउन नहीं चेंज करोगे,
आई है तो आई रहने दोगे, आप टेंस नहीं चेंज करोगे आप, मगर इसका आप चेंज कर सकते हो, मतलब वर्ब जो है सेड का, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब कर सकते हो, मगर आप टेंस नहीं चेंज करोगे। तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है। सेड टू हिम को मैं टोल्ड हिम कर रही हूँ, आई टोल्ड हिम दैट, ओके। और फिर उसके बाद व्हेन, ये जो व्हेन है स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई वेंट देयर एंड ही वाज स्लीपिंग, और ये पूरे सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, ये दैट जोड़ रहा है, ओके। तो आई वेंट सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। वैसे ही सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, ओके। वैसे ही आई वेंट देयर का आई कौन है इसमें, आई टोल्ड हिम दैट आई वेंट देयर, तो आई का आई रहने दोगे, आई हैड गॉन देयर, व्हेन आई हैड गॉन देयर, देयर का देयर, ही वॉज स्लीपिंग में ही हैड, ही वॉज स्लीपिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ही हैड बिन स्लीपिंग। आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई हैड गॉन देयर ही हैड बिन स्लीपिंग, ओके। नोबडी लाइक्स अ पर्सन हु हैज अ बैड टेम्पर, तो आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हो, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विथ अ बैड टेम्पर। किसी किसी स्टूडेंट ने इस तरह से चेंज किया है, मगर अगर नहीं लगाया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, नोबडी लाइक्स अ बैड पर्सन, नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, टेम्पर्ड पर्सन करोगे, मगर फिर से आपको इसमें अ लगाना पड़ेगा जो कि पर्सन के लिए है, ओके। और यहाँ पे अ टेम्पर के लिए है, तो दोनों तरीके से सही है। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विथ अ बैड टेम्पर, इसमें भी हम सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो नोबडी लाइक्स अ पर्सन विथ अ बैड टेम्पर, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। और दूसरे तरीके से नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, मगर अ होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना, तभी आपका सही सेंटेंस बनेगा, ओके। और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अभी हमने बात कर ही ली थी। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें द रॉबर्स फेल अमंग देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ लूट, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो लूट था उसके शेयरिंग पर रॉबर्स जो है उनकी लड़ाई हो गई आपस में। तो लड़ाई होने के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं फॉल आउट, ओके। अगर हम इस तरह से बोलते हैं ही फेल आउट विथ हर, तो इसका मतलब ही और हर में लड़ाई हो गई। तो बहुत इजी है इसको लर्न करना, मगर ध्यान रखना यहाँ पर तो ऑलरेडी अमंग्स दिया हुआ है, मगर अगर नहीं दिया है तो फिर आप विद यूज करोगे, ओके। फेल आउट का मतलब होता है लड़ाई हो जाना। आप लोग ने सबने सुना होगा फॉल इन लव, फॉल इन लव सुना है ना, आई फॉल इन लव विद दिस पर्सन, आई फेल इन लव विद दिस पर्सन। अगर हम बोलते हैं तो फेल इन, ये सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, ओके। इन का उल्टा क्या है, आउट। तो अगर फेल आउट विद अ पर्सन बोलेंगे तो लड़ाई हो गई, और आउट का उल्टा इन, अगर इन बोलेंगे तो हम पसंद करने लग गए उस पर्सन को, अगर आउट हो गया तो हम उसको नफरत करने लग गए, हमारी लड़ाई हो गई। एक्चुअली नफरत मीनिंग नहीं है, लड़ाई होना है। तो बहुत आराम से लर्न हो जाएगा, फॉल इन फॉल आउट। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, तो इसमें पॉलिएंड्री होगा आंसर इसका। Rewrite the following sentences after correcting the grammatical errors in each. Each of them have a different version of crime. अब यहाँ पर ये ऑफ का स्ट्रक्चर है, और मैंने आपको बोला है इससे 4 एरर पूछे जाते हैं, और वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ये सारा का सारा सिंगुलर होता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, इनके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ ईदर गर्ल इज गुड, तो देखो ईदर सिंगुलर तो गर्ल भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। नीदर गर्ल इज गुड, ईच गर्ल इज गुड, एवरी गर्ल इज गुड, मैनी अ गर्ल इज गुड, ओके। अ सिंगुलर, इसके साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर,
वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज ओन लैपटॉप, इस ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ का स्ट्रक्चर होता है। वन की जगह आप ईदर लिख सकते हो, आप नीदर लिख सकते हो, आप ईच लिख सकते हो, आप बोथ भी लिख सकते हो। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इससे एरर क्या पूछा जाता है? पहला एरर इससे पूछा जाता है द, गायब कर देते हैं द को, वन ऑफ स्टूडेंट्स, तो गलत हो जाएगा, ईच ऑफ स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। या तो द रखो, या तो आप माई रखो, दीज रखो, दोज रखो, मगर आपको इसमें डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव या द आर्टिकल। ओके, फिर यहां पर हमेशा नेक्स्ट जो एरर पूछा जाएगा वो आपका इससे पूछा जाएगा। ये प्लूरल हमेशा होता है क्योंकि ऑफ की वजह से। ऑफ प्लूरल है, कहने का मतलब अगर हम ऑफ बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं बहुत सारे में एक, बहुत सारे में दो, बहुत सारे में कोई एक, राइट? ये हमेशा प्लूरल रहेगा। और क्या करते हैं एरर में? एस हटा देते हैं, ये सेकेंड एरर। तीसरा एरर ऑब्वियसली वर्ब से पूछा जाता है। अब ये वर्ब कौन सा लगेगा? आपको पता है वर्ब के पहले जो भी आ जाता है ये पूरा सब्जेक्ट होता है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें असली वर्ब कौन सा होगा, सॉरी असली सब्जेक्ट कौन सा होगा? प्रेपोजिशन के पहले जो होगा वो ही आपका असली सब्जेक्ट होगा। तो प्रेपोजिशन के पहले वन आ रहा है, वन सिंगुलर, हैज। बोथ यदि आता है प्रेपोजिशन के पहले तो बोथ प्लूरल, हैव होता है। ईदर है सिंगुलर, हैज। नीदर सिंगुलर, हैज। ईच सिंगुलर, हैज। ओके, ये तीसरा। चौथा एरर इससे पूछा जाता है। अब ऑब्वियसली सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, उसके साथ यदि प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा उसी के रेफरेंस में तो वो भी सिंगुलर रहेगा। ये चौथा एरर, इसको प्लूरल कर देते हैं। गॉट माई पॉइंट? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ क्राइम। अब यहां पर ये हैव है, ये ही आपका असली वर्ब है, ट्रू वर्ब। इसके पहले जो भी आ गया सब्जेक्ट हो गया, तो ईच ऑफ देम सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब ये ऑफ है, ऑफ के पहले असली सब्जेक्ट कौन सा है? ईच। तो ईच क्या है? सिंगुलर। तो हैव भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो हैव का हैज कर देंगे। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। ओके, अगर बोथ होता तो हैव सही होता। इट इज टाइम, कुछ ध्यान आ रहा है? अभी मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट के 4 रूल बताए थे, वो कौन सा रूल था हम वापस से देख लेते हैं। पास्ट का फैक्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट का टाइम, सिंपल पास्ट। इट इज टाइम, सिंपल पास्ट। विश एज इफ एज दो, सिंपल पास्ट। तो इट इज टाइम दिख रहा है। इट इज टाइम के बाद यदि कोई सेंटेंस आता है तो वो सिंपल पास्ट आता है। इट इज टाइम वी स्टडीड हार्ड। अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं। इट इज टाइम यू डिसाइड, तो यू डिसाइड प्रेजेंट है तो गड़बड़ वाली बात है, तो यहां पर डिसाइडेड होगा। इट इज टाइम यू डिसाइडेड। He is a scientist, but of his 3 sons neither has any merit. अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये मैंने पहले वाले भी जो वीडियो है ग्रामर का उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि जो बोथ होता है इसका मतलब टू होता है, मगर कभी भी बोथ के साथ आपका टू नहीं आ सकता, ऑब्वियसली आपका 3 भी नहीं आ सकता। ईदर का मतलब होता है दो। ओके, तो ईदर के साथ आप 2 लिख सकते हो, मगर यदि ईदर के साथ आपने 3 लिखा तो गलत हो जाएगा। वैसे ही नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं, तो यदि नीदर के साथ आपने 2 लिखा तो सही, मगर 3 लिखा तो भी गलत हो जाएगा। ओके, वैसे ही नन है, नन का मतलब होता है मोर देन 2, तो नन के साथ अगर 2 आता है तो वो गलत हो जाएगा। नन के साथ अगर आपने 3 लिखा है तो वो सही हो जाएगा, आई एम सॉरी, सही हो जाएगा। तो इसमें 3 आया है तो नीदर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नीदर तो 2 के लिए है। ओके, तो यहां पर नीदर नहीं होगा, नन होगा। ऑब्वियसली आप 3 को 2 नहीं कर सकते। अब उसके 2 बेटे हैं या उसके 3 बेटे हैं तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप 3 बेटे को 2 बेटा नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें फाइंड आउट करना है, फैमिली में जो एरर है वो नहीं फाइंड आउट करना है। तो नीदर का आप नन कर दोगे। इसको मैंने मेसी बना दिया है। द सडन चेंज ऑफ प्लेस अफेक्टेड, देखिए ये अफेक्टेड है, फाइन, ये लिखा हुआ है और एरर इसी में है। देखिए अफेक्ट जो है ये वर्ब है, ओके, और इफेक्ट जो है वो नाउन है। जो आप बोलते हो ना साउंड इफेक्ट, तो ये वाला इफेक्ट है और ये नाउन है, मगर एरर में क्या कर दिया है, इसको एज अ वर्ब यूज कर दिया है। द सडन चेंज ऑफ प्लेस इफेक्टेड हर हेल्थ, जो कि गलत है, होगा अफेक्टेड योर हेल्थ। ओके, ये वाला अफेक्ट होगा।
यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, लिटिल, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। देखिए कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव का काम करता है, कब एडवर्ब का काम करता है, कब नाउन का काम करता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया, एक नहीं सीरीज ऑफ वीडियोस है, CDS पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लेलिस्ट में आप ढूंढना CDS पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एडवर्ब जो होता है वर्ब के बारे में बात करता है। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स, कैसे लिखता है, स्लोली, तो ये आपका स्लोली एडवर्ब हो गया। ओके, अगर मैं बोलती हूँ गिव, कितना देना है, अ लिटिल, गिव मी अ लिटिल। अगर मैं बोलती हूँ गिव मी अ लिटिल, तो यहां पर कितना देना है, अ लिटिल, तो ये अ लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और गिव क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। तो सपोज शुगर नाउन है, फाइन, अब शुगर के साथ आपने लिटिल लिख दिया, लिटिल शुगर, तो लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यूजुअली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, तो नाउन शुगर, उसके पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव। जैसे नाउन आपने लिख दिया चाइल्ड, तो चाइल्ड के पहले आपने लिटिल लिख दिया, तो लिटिल चाइल्ड, तो लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव। अ लिटिल चाइल्ड इज नॉटी, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ। बैक नाउन और एडवर्ब, ठीक है, तो एडवर्ब आप कैसे लिख सकते हो, कम बैक, कम वर्ब हो गया, कहां, बैक, ये एडवर्ब हो गया। नाउन, आई हैव पेन इन द बैक, नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, कभी आता भी है कभी नहीं भी आता, एनीवेज, तो बैक यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब लाइक एज अ वर्ब बोल लिखना है एंड प्रेपोजिशन, तो वर्ब कैसे लिखेंगे, आई लाइक यू, ये वर्ब। मगर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर आप वर्ब के जैसे लिख रहे हो तो आप वर्ब लिखोगे और फिर डैश देना और फिर आई लाइक यू, इस तरह से लिखोगे, ओके। फिर आप प्रेपोजिशन जैसे लिख रहे हो तो प्रेपोजिशन लिखोगे पूरा का पूरा, ठीक है, और फिर डैश देना और फिर प्रेपोजिशन लिखोगे, जैसे आई एम लाइक यू, तो अब यहां पर लाइक क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा हूं, तो इस तरह से ही करोगे। अब जैसे यहां पर बैक नाउन है तो आप नाउन लिखोगे और फिर इसमें सेंटेंस फ्रेम करोगे, एडवर्ब लिखोगे और फिर सेंटेंस फ्रेम करोगे, वरना एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि 2 सेंटेंसेस है, कौन सा एडवर्ब है कौन सा नाउन है, ओके, आपको ये बताना पड़ेगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।